सो हाय एवरीवन, दिस इज जाबास तौफिक, थर्ड ईयर MBBS SMCH। और इस वीडियो में हम डॉक्यूमेंट्स और एनेक्जर्स के बारे में बात कर लेंगे नीट 2025 के लिए। ये वाला वीडियो रह गया था, इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो विच आई मिस्ड आउट, सो आई एम मेकिंग इट राइट नाउ। सो गौर कर लेना। और यही सिर्फ एक वीडियो देखने से आपका अभी से लेके मतलब काउंसलिंग का, ऑनलाइन काउंसलिंग से लेके ऑफलाइन काउंसलिंग तक और उसके बाद एडमिशन इन मेडिकल कॉलेज उस तक का भी आपके लिए काम हो जाएगा। Everything will be there in this video, so stay tuned and watch it properly. Okay, we'll talk about documents, we'll talk about all the certificates and we'll talk about the annexures, how to fill them up। और हम annexures के साथ साथ शेड्यूल 2 के भी जो डॉक्यूमेंट्स है, मतलब बॉन्ड के जो डॉक्यूमेंट्स है, बॉन्ड के डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी एक ब्रीफली बात कर लेंगे, ठीक है। और अगर बॉन्ड पे एक अलग से वीडियो चाहिए रिगार्डिंग MBBS BDS बॉन्ड, रिगार्डिंग मतलब किस कॉलेज में कितना बॉन्ड होता है, आसाम का कितना बॉन्ड होता है, बाकी स्टेट्स में कितना है, ऑल इंडिया कोटा में कितना है और हाउ टू स्किप द बॉन्ड, आई कैन मेक अनदर वीडियो, जस्ट रिक्वेस्ट कर लेना, ठीक है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज राइट नाउ ऑल द इंपॉर्टेंट कंटेंट, ऑल द इंपॉर्टेंट वीडियोस आर गोइंग टू बी पब्लिश्ड इन दिस चैनल राइट नाउ। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इंस्टाग्राम को फॉलो करना है तो कर लो, मत करना है तो मत करो, डोंट वरी अबाउट इट। टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लेना। इफ़ यू वांट एनी डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग दैट, मतलब सब मुझे पूछते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कहाँ मिलेगा कमेंट सेक्शन में, तो डॉक्यूमेंट्स सारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो डॉक्यूमेंट्स फॉर नीट 2025। सबसे पहली बात यह है कि जो भी तुम मतलब डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, जितने भी तुम्हें पता है ना डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे, उसमें से मतलब ओरिजिनल मतलब दो कॉपीज चाहिए होगा। एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा और एक जेरोक्स कॉपी चाहिए होगा। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मतलब जो ओरिजिनल सचमुच का ओरिजिनल है वो तुम्हें सबमिट करना होगा। यू विल हैव टू सबमिट इट एंड इट विल बी केप्ट इन द कॉलेज फॉर द नेक्स्ट 5 years और 6 years जितना भी है। तो मतलब ख़त्म होने के बाद मिलेगा जो भी बात है। ऑनलाइन देखो डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट 2 जगह होगा तुम्हारा। ऑनलाइन होगा, MCC में हो सकता है। MCC में अगर तुमने ऑल इंडिया काउंसलिंग किया तो MCC में हो सकता है। और अगर तुमने स्टेट काउंसलिंग किया आसाम का तो तुम्हें DME आसाम को, मतलब DME आसाम जो करवाएगा उसके मतलब तरीके से तुम्हें करना होगा, उसके ऑनलाइन पोर्टल में जाके करना होगा। दैट इज़ ए डिफरेंट टॉपिक, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट, ऑलराइट। और ऑफलाइन में क्या होगा, ऑफलाइन में तुम्हें जब तुम एडमिशन लेने जाओगे, जब एडमिशन का डेट आएगा, तुम एडमिशन लेने मेडिकल कॉलेज में जाओगे, तब जाके तुम्हें ऑफलाइन सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी, ये 2 कॉपीज तुम्हें सबमिट करने होंगे। These are the documents required. These are the documents required for NEET 2025. All the documents are here, ठीक है। अच्छे से ध्यान से देख लेना डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे। NEET 2025 का एडमिट कार्ड चाहिए होगा, उसके साथ OMR शीट भी लेकर चले जाना। इट विल बी वेरी मतलब लाइक अच्छी बात होगा। और NEET 2025 का स्कोर कार्ड भी चाहिए होगा, डेट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ये दोनों तो चाहिए, ये मस्ट है। और इनके साथ कन्फर्मेशन पेज तुम लेकर चले जाना। अगर पूछेंगे तो दे देना, अगर नहीं चाहिए तो डेफिनेटली मत देना, नो वरीज अबाउट इट, बट लेकर चले जाना, ठीक है। और ये दोनों तुम्हें कहाँ मिलेंगे, तुम्हें NTA का जो एग्जाम्स nta.exams.ac.in जो वेबसाइट है, उसके वेबसाइट में जाके तुम्हें डाउनलोड करने को मिल जाएगा, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि तुम्हें नहीं मिलेगा, थोड़ा सर्च करने के बाद तुम्हें मिल जाएगा। क्लास 10 का क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा। क्लास 10 का तुम्हें 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, एटलीस्ट हमारे टाइम में तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स तो मस्ट ही थे। एडमिट कार्ड चाहिए होगा, मार्कशीट चाहिए होगा और पास सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ठीक है। अगर तुम सेवा से हो तो तुम्हें मतलब लाइक ये 3 तो चाहिए होगा। सेवा में सबको मिला है और CBSE में मतलब कुछ ईयर में सिर्फ एक पास सर्टिफिकेट मिला है जिसमें मार्क्स लिखा हुआ है, तो सिर्फ वो भी देने से हो जाएगा। अगर तुम्हारे पास मार्कशीट नहीं है या तुम्हारे पास पास सर्टिफिकेट नहीं है, कोई एक है मतलब लाइक एक ही दिया था तुम्हारे स्कूल ने तुम्हें या बोर्ड ने तुम्हें, तो वो भी देने से हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। अब देखो उसके बाद हम क्लास 12 के डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेंगे। क्लास 12 के डॉक्यूमेंट्स में क्या होगा, तुम्हारा एडमिट कार्ड चाहिए होगा, मार्कशीट चाहिए होगा और पास सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ठीक है। क्लास 12 में भी सेम है, तुम्हारा एडमिट कार्ड, मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट। और क्लास 12 में तुम्हारा बोर्ड क्या हो सकता है, अगर आसाम के बोर्ड से हो तो आसाम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल ऐसे हो सकता है या CBSE हो सकता है। इसमें भी सेम अप्लाई होगा। अगर तुम्हारे पास मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट दोनों नहीं है, मतलब तुम्हारे पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट में से सिर्फ एक ही है जिसमें दोनों दिया हुआ है, पास सर्टिफिकेट भी दिया हुआ है, मार्कशीट भी दिया हुआ है, तो तुम सिर्फ वो सबमिट करने से काम हो जाएगा। उसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट PRC के बारे में बात कर लेंगे, परमानेंट रेसिडेंसी सर्टिफिकेट, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर 85% स्टेट कोटा। जो स्टेट कोटा तुम मतलब लेने वाले हो, उसका सबसे बड़ा वैलिड प्रूफ यही है कि तुम्हारे पास PRC है कि नहीं। PRC तुम्हें अगर तुमने अभी तक नहीं बनाया है तो ये जान लो कि तुम्हें ये कहाँ से बनाना होगा। यू विल हैव टू मेक योर PRC फ्रॉम द DC ऑफिस, ओके। DC ऑफिस में जाके अप्लाई करके वहाँ के पोर्टल में जाके सब कुछ करके तुम्हें बनाना होगा। सो अगर नहीं बनाया तो बना लेना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट जिन लोगों का लाइक OBC हो, SC हो, ST हो या लाइक सब OBC सब कैटेगरीज के अंडर आते हो, मोटक,
कम्युनिटी, मोरन कम्युनिटी या TGL, ताया होम, ये सब अगर आते हो देन यूल रिक्वायर द कास्ट सर्टिफिकेट। सो कास्ट सर्टिफिकेट भी रेडी कर लेना, ये भी तुम्हारा गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है और गवर्नमेंट ऑफिस में जाके तुम्हें डॉक्यूमेंट रेडी करवाना होगा। मोस्ट प्रोबेबली DC ऑफिस में ही जाना होता है। NCL सर्टिफिकेट, जिन लोगों का OBC सर्टिफिकेट है उनको NCL सर्टिफिकेट भी देना होगा इसी ईयर का, लेटेस्ट ईयर, मतलब 1 ईयर के लिए वैलिड होना चाहिए वो NCL सर्टिफिकेट, तब जाके तुम्हें OBC NCL का रिजर्वेशन मिलेगा। वरना अगर नहीं दिया देन तुम्हारा जो रिजर्वेशन है वो OBC CL में काउंट होगा, मतलब OBC क्रीमी लेयर में काउंट होगा, और क्रीमी लेयर को कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है, दे आर कंसिडर्ड अनरिजर्व्ड। ऑलराइट, EWS हो अगर तुम, तो तुम्हें EWS सर्टिफिकेट बनाना होगा या EWS सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा PWD, इफ़ यू आर फिजिकली डिसेबल्ड तो तुम्हें PWD सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। एंड PWD के लिए तुम्हें मतलब DME में जाके तुम्हारे ऑफलाइन वेरिफिकेशन करवाना होगा, ठीक है। ये सब जो है ये तुम्हारा DME में जाके, क्या बोलते हैं उसको, कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद NCL सर्टिफिकेट, इसके बाद EWS सर्टिफिकेट, उसके बाद PWD सर्टिफिकेट, ये सब तुम्हें DME में जाके अलग से ऑफलाइन, मतलब डेट देगा काउंसलिंग से पहले, तुम्हें जाके वहाँ पर वेरीफाई करवाना होगा। सो रिमाइंडर, सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितना भी मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, ठीक है, ये पॉइंट नंबर 8, 9, 10 और 11, ये सब तुम्हें DME में जाके ऑफलाइन वेरीफाई करवाना होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलराइट, ये पहले से जान के रखो, ठीक है। अब देखो शेड्यूल 1 एप्लीकेशन फॉर्म, ये मैं बताता जाऊँगा तुम्हें। शेड्यूल 1 एप्लीकेशन फॉर्म इस साल का मतलब दे दिया है, तो सेम ही दिया है, वो तुम्हें फिलअप करना होगा। एक फॉर्म है वो फिलअप करना होता है और कुछ नहीं। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देना होता है, आइदर पैन कार्ड या आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, ठीक है, कोई भी एक डॉक्यूमेंट, या वोटर ID तुम दे सकते हो, कोई भी एक डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के हिसाब से देना होता है, ऑलराइट। और हाँ, OBC सर्टिफिकेट में 2 है, एक सेंट्रल लिस्ट का होता है, एक स्टेट लिस्ट का होता है। अगर तुम स्टेट में अप्लाई कर रहे हो तो डेफिनेटली यू हैव टू यूज़ द स्टेट लिस्ट, और सेंट्रल लिस्ट भी वैलिड होता है कभी किसी स्टेट में। और अगर सेंट्रल में अप्लाई कर रहे हो तो तुम्हारा स्टेट लिस्ट का जो मतलब सर्टिफिकेट है वो वैलिड नहीं होगा, यू विल रिक्वायर सेंट्रल लिस्ट। मतलब सेंट्रल में अप्लाई कर रहे हो, मतलब अगर तुम AIQ कोटा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो तुम्हें ये सेंट्रल का जो OBC सर्टिफिकेट है वो चाहिए ही होगा, ठीक है। और स्टेट के लिए तो तुम्हें पता है 6 to 8 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ लेके जाना। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ का बहुत ज़्यादा मतलब लाइक तुम्हारा वो पड़ेगा, क्या बोलते हैं उसको, यू विल रिक्वायर देम। एंड सीजर्स और ग्लू भी लेके जाना जब एडमिशन होगा, ठीक है। अदर डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर हो सकते हैं? अब तुम्हारा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए हो सकता है, मतलब कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी नहीं पूछता है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब कॉलेज देंगे तुम्हें, ठीक है। पर्सनली तुम्हारा इंडिविजुअल कॉलेज तुम्हें ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के देता है। सो वहाँ से जाके, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो वहाँ से जाके ले लेना। माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है, बात ये है कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो तुम्हें MBBS में एडमिशन के बाद देना होगा, ठीक है। MBBS में एडमिशन के बाद तुम्हारे 1 हफ्ता टाइम दिया जाएगा, उस बीच तुम्हें माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। और ये सबमिट करने का प्रोसेस भी अलग है, ठीक है। इसका बारे में मैं बता दूंगा। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के मतलब लाइक आसपास घूमता है। CBSE में क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, CBSE में तुम्हें माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्लास 12 खत्म होने के बाद ही तुम्हें दे देते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट। वेरी नाइस थिंग। बट ऐसे में क्या होता है, अभी भी आई थिंक ये ऐसा ही होता है कि तुम्हें अप्लाई करना होता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए एसएक के पोर्टल में। उसके बाद क्या होता है, तुम्हें अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो तुम्हें क्लास 11 में मिला होगा वो जाके तुम्हें बामुनी मैडम आसाम में जो लाइक गुवाहाटी में जो एक ऑफिस है एसएक का, वहाँ जाके तुम्हें सबमिट करना होगा। और वो सबमिट करने के बाद तुम्हें वो लोग माइग्रेशन सर्टिफिकेट दे देंगे। और उसके बाद तुम्हारा माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी तुम्हें कॉलेज में सबमिट कर दोगे और वो भी तुमसे ले लेंगे, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट चाहिए हो सकता है, अभी बहुत जगह गैप सर्टिफिकेट पूछ रहा है, कॉलेज इंडिविजुअली भी पूछ सकता है। सो तुम बनवा लेना, अगर इधर स्टाम्प में बनवा लेना, ठीक है। वो जो मतलब लाइक वकील लोग बना देते हैं ना स्टाम्प में, लॉयर्स लोग, तो वहाँ से बनवा सकते हो। या तुम्हारा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो भी तुम्हें सबमिट करके दे सकता है। और ये रैंक लेटर चाहिए होता है नीट का, जो लाइक तुम्हारा ये क्या बोलते हैं उसको, स्टेट का रैंक लेटर। मतलब स्टेट में जब तुम्हारा काउंसलिंग खत्म हो जाएगा, काउंसलिंग खत्म होने के बाद तुम्हारा एक वो निकलेगा, सिलेक्ट लिस्ट निकलेगा। तो ये सिलेक्ट लिस्ट जो होता है वो चाहिए होता है, वो जहाँ पर तुम्हारा नाम है वहाँ पर टिक करके तुम्हें मतलब लेकर जाना होता है। तो ये सपोज देखो, ये जब मैंने एडमिशन लिया था तब मेरा नाम ये था और 602 मार्क्स, 148 स्टेट रैंक और शिलचर मेडिकल कॉलेज मिला था मुझे अनरिजर्व कैटेगरीज में। सो सब लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। तो इसके हिसाब से चाहिए होता है, ठीक है, ऐसा चाहिए होता है। अब देखो एनेक्जर्स, अब देखो एनेक्जर्स, टोटल एनेक्जर्स 10 है, ठीक है। 10 एनेक्जर्स है, 10 एनेक्जर्स है, जिसमें से क्या होगा तुम्हें मतलब कौन कौन सा एनेक्जर्स चाहिए होगा वो मैं बता दूंगा, पर लेटर ऑन बताता हूँ इस वीडियो में, पहले ख़त्म कर लेता हूँ, ठीक है।
डॉक्यूमेंट्स विच विल बी रिक्वायर्ड लेटर, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट मैं बता चुका हूँ, माइग्रेशन सर्टिफिकेट तुम्हें बाद में चाहिए होता है। ये तुम क्लास 12 का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट करने के बाद तुम्हें मिल जाएगा फ्रॉम एसएक ऑफिस गुवाहाटी। और शेड्यूल 2 है, शेड्यूल 2B, ये दोनों क्या बोलते हैं उसको, बॉन्ड का मतलब है, बॉन्ड है, बॉन्ड का मतलब हम इनफॉर्मल वर्ड में बॉन्ड बोलते हैं, पर इसको डीड ऑफ एग्रीमेंट बोला जाता है। MBBS BDS का जो बॉन्ड होता है 2A MBBS के लिए है, 2B BDS के लिए है। तो इसके बारे में भी अगर तुम्हें इन डिटेल वीडियो चाहिए, अभी मैं थोड़ा एक आइडिया दे दूंगा तुम्हें, इन डिटेल वीडियो चाहिए तो बता देना, मैं बना दूंगा, ठीक है, बॉन्ड पे वीडियो। ऑलराइट, अब देखो क्लास 10 का एडमिट कार्ड ऐसा होता है, मतलब मेरा ऐसा था, तो ये सबमिट करना होगा तुम्हें, ठीक है, क्लास 10 का एडमिट कार्ड। उसके बाद क्लास 10 का पास सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्लास 10 का मार्कशीट सबमिट करना होगा। देखो पास सर्टिफिकेट ये है, मार्कशीट ये है, ठीक है। पास सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है ड्यूली पास्ट HSLC एग्जाम, और मार्कशीट ये है जिसमें मार्क्स लिखा हुआ है, डिस्टिंक्शन लिखा हुआ है। उसके बाद क्लास 12 का मार्कशीट ये चाहिए होगा तुमको, ठीक है। क्लास 12 का मार्कशीट देख लो, और ये एसएक का है, ठीक है, मैंने एसएक से क्लियर किया था इसलिए मैं एसएक का दिखा रहा हूँ। और क्लास 12 का पास सर्टिफिकेट ये चाहिए होगा। उसके बाद क्लास 12 का एडमिट कार्ड भी चाहिए होगा, और उसके बाद PRC। हाँ, सो PRC का फॉर्मेट ये से होता है, ई डिस्ट्रिक्ट से बनवाते हैं PRC। ये मेरा PRC है, ठीक है, मैंने बनवाया था। सो इधर सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है, तुम बनवा लेना PRC। इसमें क्या ही बताऊँ मैं, अगर वीडियो चाहिए तो बता दो, मैं बना के दे दूंगा। पर मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट ऑफ यू हैव ऑलरेडी मेड योर PRC, सो डोंट वरी अबाउट इट। अब देखो EW सर्टिफिकेट ऐसे होता है, ये वाला फॉर्मेट होता है, तो ये बनवा लेना अगर जिसका EW से अप्लाई हो रहा है। शेड्यूल 1 एप्लीकेशन फॉर्म, शेड्यूल 1 एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में मैं तुम लोगों को मतलब ब्रीफली बता देता हूँ। शेड्यूल 1 एप्लीकेशन फॉर्म में क्या करते हैं, ये जो पूरा है ये तुम्हें फिलअप करना होगा, और फिलअप करके तुम्हें सबमिट करना होगा। यहाँ पर फोटो चिपकाना होगा, यहाँ पर साइन करना होगा, यहाँ पे तुम्हें जो परमानेंट एड्रेस है ये देना होगा, ठीक है। उसके बाद पोस्टल एड्रेस देना होगा। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी चीज़ है, तुम्हें कैटेगरी सिलेक्ट करना होता है। कैटेगरी सपोज जनरल है या SC है या ST प्लेन से ST हिल्स है, और उसमें भी अगर तुम्हारा OBC है तो अगर तुम्हारा सब कैटेगरीज है तो वो सिलेक्ट करना होगा। MBBS या BDS प्रीफर करते हो ये सिलेक्ट करना होगा। प्रेफरेंस ऑफ कॉलेजेस तुम्हें सिलेक्ट करने होंगे, और उसके बाद तुम्हारा ये मतलब बोर्ड का नाम, इंस्टीट्यूट पास आउट, ये डिवीजन, ये सब तुम्हें लिखना होगा, ठीक है। ये सब इजी है, डोंट वरी अबाउट इट, तुम खुद कर पाओगे। और इधर मार्क्स लिखना होगा तुम्हारा 12 में तुम्हें कितना मार्क्स मिला था। अब हम एनेक्जर्स के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द एनेक्जर्स। ऑलराइट, यहाँ पे मिस चला जाता है, एनेक्जर नंबर 11। अब देखो एनेक्जर्स के बारे में बात कर लेंगे। सबसे पहला जो है वो शेड्यूल 1 एप्लीकेशन फॉर्म है। शेड्यूल 1 एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब शेड्यूल 1 में एनेक्जर्स भी आते हैं, उनके बारे में बता लेंगे। ये आसाम के लिए एप्लीकेबल है। आसाम में एनेक्जर्स चाहिए होता है नीट के वक्त ये सबमिट करना होता है। सो ये एनेक्जर्स क्या है, दीज आर मतलब ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो हर एक मतलब यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए सबके लिए वैलिड होता है। सो सबके लिए ये सेम फॉर्म बनाया जाता है और सबको सबमिट करना होता है। सबसे पहला होता है डिक्लेरेशन बाय पेरेंट्स और गार्जियंस। उसके बाद होता है शेड्यूल 1 एनेक्जर 1 20 ईयर्स परमानेंट रेजिडेंसी। उसके बाद स्कूल एंड कॉलेज वाला एक होता है। उसके बाद डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट होता है। OBC के लिए एक अलग से होता है, SC के लिए होता है, ST प्लेन्स और ST हिल्स के लिए एक होता है, TGL XTGL के लिए एक होता है, 4 एरिया वाला एक होता है। तो इस साल ये आई थिंक एप्लीकेबल नहीं होगा बिकॉज 4 एरिया का कोई रिजर्वेशन नहीं है। उसके बाद एनेक्जर एक्स सर्विसमैन का एक होता है, और एस्टिमेट बैलेंस का एक होता है, और मार्जिन कोटा का एक होता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं। ये तो तुमको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ क्या है। ये देखो इधर तुम्हें आसाम का स्टेट रैंक लिखना होगा, जो लिखा हुआ है स्टेट मेरिट लिस्ट में जो तुम्हारा सीरियल नंबर है वो लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर्म में, शेड्यूल 1 एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है। अब देखो हम डिक्लेरेशन बाय पेरेंट्स के बारे में बात कर लेंगे। ये मेरा डिक्लेरेशन बाय पेरेंट और गार्जियन है। इसमें तुम्हें नाम लिखना होगा और तुम्हें कुछ टिक करना होगा और तुम्हें साइन लेना होगा गेजेटेड ऑफिसर से। ये गेजेटेड ऑफिसर कोई भी हो सकता है, कोई एक डॉक्टर हो सकता है, एक प्रिंसिपल हो सकते हैं, एक पुलिसमैन हो सकता है, या कोई MLA या कोई MP कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। उनसे जाके एक साइन लेना होगा तुम्हें, और तुम्हारा उनका डिजिग्नेशन का भी प्रिंसिपल का साइन लेना होगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा इधर पेरेंट्स का साइन चाहिए होगा और सील ऑफ ऑफिस चाहिए होगा। और ये सील बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग क्या करते हैं, साइन ले लेते हैं लेकिन सील भूल जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि पूरा डॉक्यूमेंट इनवैलिड हो जाता है। तो सील लाना याद रखना, ठीक है। अब देखो सबसे पहला आता है शेड्यूल 1 एनेक्जर 1। ये सबके लिए वैलिड है, ऑल नीड दिस, ये सबको देना होगा। ये इसमें क्या है, ये तुम्हारा PRC का टाइप ही है कि मतलब तुम आसाम में 20 ईयर से रह रहे हो, 20 ईयर्स ऑफ योर कॉन्टिन्यूअस रेजिडेंसी इन आसाम, ये प्रूफ करने के लिए ये चाहिए होता है। ये तुम फिलअप करोगे, ठीक है। फिलअप करना एकदम ईजी है, तुम फिलअप करोगे। फिलअप करने के बाद क्या करना है, तुम्हें ये जाके DC ऑफिस में सबमिट करना है। आइदर तुम्हें DC का या ADC का साइन लाना होगा, ठीक है, जैसे इधर मैंने लाया है। और ये देखो अगर सपोज तुम ये सोचोगे कि योर एज इज़ नॉट 20 ईयर्स, तो यू आर 19 ईयर्स, यू आर 18 ईयर्स, तो इफ़ योर एज इज लेस देन 20 ईयर्स और 18 ईयर्स यू कैन सबमिट योर फादर्स और मदर्स सर्टिफिकेट, परमानेंट रेजिडेंसी सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट और हिज और हर फादर और मदर, ठीक है। देखा, समझ में आया। और अगर तुम्हारा एज ग्रेटर देन 20 ईयर्स है तो तुम अपना वाला सबमिट करना, ठीक है, सेफ रहेगा।
ऑलराइट, यहाँ पर सारा इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। और इस साल शायद कुछ फॉर्मेट चेंज करके 2017 का गेजेटेड वाला लिखा हुआ आया था। तो अगर तुम्हें मतलब अगर तुमने अभी तक नहीं बनाया तो वो बना लेना, और अगर तुमने नहीं बनाया है ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होगा। एक और चीज़ है, एनेक्जर्स हर साल बनाना होता है, ठीक है, ये चीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ। एनेक्जर्स नीड टू बी मेड एवरी ईयर। सो इस साल 2025 के लिए न्यू एनेक्जर्स बनाना होगा। 2024 का जो एनेक्जर्स है वो वैलिड नहीं होगा इस साल, ये मैं बता चुका हूँ, और ये याद रख लेना, ठीक है। हो गया। इसके बाद हम एनेक्जर 2 के देख लेंगे, ये भी सबके लिए चाहिए होगा। ये तुम्हारा स्कूल और कॉलेज है, वहाँ जाके तुम्हें सब कुछ लिख दोगे। यू विल सबमिट ऑल योर डिटेल सबमिट करने के बाद क्या होगा, तुम अपना मतलब लाइक स्कूल कॉलेज से जाके वहाँ का अपना जो हेडमिस्ट्रेस है या प्रिंसिपल है उनका सील लाओगे, कॉलेज स्कूल का सील लाओगे, उनका साइन लाओगे और काम हो जाएगा, वेरी ईजी। इधर ये कॉलेज का है, कॉलेज का जो साइंस है वो मैंने ला दिया, ठीक है। ये मेरा है, ठीक है। मैं अपना एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ ताकि तुम लोग समझ जाओ अच्छे से। फिलअप ऑलरेडी फिलअप्ड है, कैसे फिलअप करना होता है, इट्स वेरी इजी, नथिंग, नो हार्ड वर्क, ऑलराइट। अब देखो एनेक्जर 3 जो है ओबीसी एम ओबीसी एनसीएल, जो जिन लोगों का ओबीसी एम ओबीसी है वो लोग सबमिट करना, ठीक है। और जाके तुम्हें डीसी या एसडीओ से तुम्हें साइन लेना होगा, ऑलराइट। उसके बाद और एक और है आइडेंटिफाइंग अथॉरिटी जो है तुम्हारा ओबीसी एम ओबीसी वाला, उससे भी साइन लेना होगा, ठीक है। इधर भी देखो एससी कैटेगरी के लिए भी तुम्हारा आइडेंटिफाइंग अथॉरिटी से साइन लेना होगा और एसडीओ या एडीसी से साइन लेना होगा, ठीक है। मतलब इधर डीसी की जगह तुम एडीसी से भी ले सकते हो, नो इशू। और आइडेंटिफाइंग अथॉरिटी कौन है ये देखो, तुम्हारा दिया हुआ है चेयरमैन ऑफ सब डिविजनल शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट बोर्ड, तो उनसे जाके साइन ले लेना। इधर इसका भी दिया हुआ है, ओबीसी का भी, एसटी प्लेन्स एसटी हिल्स का भी ऑलमोस्ट सेम है। तुम्हें ये जो ट्राइबल तुम्हारा जो प्रेसिडेंट होते हैं ट्राइबल कमेटी या संघ के, उनसे जाके तुम्हें साइन लेना होगा और तुम्हें डीसी का साइन लेना होगा, ठीक है। टीजीएल एसटीजीएल के लिए क्या होगा, तुम्हारा डायरेक्टर ऑफ टी वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ असम जो है उनसे साइन लेना होगा और डीसी से साइन लेना होगा या एडीसी से साइन लेना होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 एरिया का इस साल वैलिड नहीं है, सो मैं नहीं बता रहा हूँ, ऑलराइट। एक्स सर्विसमैन डिफेंस पर्सनल जो है उसका क्या होगा, सर्टिफिकेट फॉर रिजर्वेशन ऑफ सन एंड डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन। तो डेफिनेटली तुम्हारे पापा एक्स सर्विसमैन रहे होंगे, जिसके बाद तुम्हें रिजर्वेशन मिलेगा, तो तुम्हारे पापा के नाम पे तुम्हें ये करना होगा। और तुम्हें जाके सैनिक वेलफेयर और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है लिखा हुआ है कौन कौन है, उनसे तुम्हें साइन लेना होगा, ऑलराइट। एनेक्जर 9 क्या है, तुम्हारा एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ सन्स डॉटर ब्रदर सिस्टर ऑफ पर्सन किल्ड इन एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस। ये जो आसाम में जो मूवमेंट हुआ था उसमें जो एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस हुआ था पहले, उसमें जो मतलब लाइक जो मरे थे उनके जो लाइक सन या डॉटर है या ब्रदर है या सिस्टर है, उनका लाइक क्या बोलते हैं उसको लाइक दे फॉर देयर रिजर्वेशन, ऑलराइट। स्ट्राइक ऑफ विच इज नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो एसडीओ या डीसी का साइन चाहिए होगा, पुलिस ऑफिसर का साइन चाहिए होगा, ऑलराइट।